नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत जैसा विशाल देश अपनी एनर्जी की ज़रूरतों को मैनेज कैसे करता है? इस बड़े सवाल का एक बहुत अहम जवाब छिपा है एक कानून में, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001। तो आज हम इसी ऐतिहासिक कानून की तह तक जाएंगे और देखेंगे कि ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर कैसे असर डालता है। तो आज का हमारा सफ़र कैसा रहेगा? सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर इस कानून की ज़रूरत पड़ी ही क्यों। फिर हम एक्ट के अंदर झांकेंगे, उसे लागू करने वाली एजेंसी को जानेंगे और इसके सबसे असरदार प्रोग्राम्स पर भी एक नज़र डालेंगे। और आखिर में देखेंगे कि इन सब का नतीजा क्या निकला। किसी भी कहानी को समझने के लिए उसकी शुरुआत में जाना बहुत ज़रूरी होता है ना? तो चलिए हम भी थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि 2001 से पहले देश में एनर्जी को लेकर माहौल कैसा था, क्या चुनौतियां थीं। देखिए, एनर्जी बचाने की ये जो सोच है ना, ये कोई रातों रात नहीं आई। इसकी नींव तो 1970s के दशक में ही पड़नी शुरू हो गई थी, जब सरकार को एहसास हुआ कि एनर्जी प्लानिंग कितनी ज़रूरी है। और फिर 1973 में जब दुनिया भर में तेल का संकट आया, वो एक तरह का वेकअप कॉल था। सबको समझ आ गया कि अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। तो जब ये ज़रूरतें बढ़ रही थीं, तो भारत का ऑफिशियल रिस्पॉन्स क्या था? और यही है वो जवाब, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001। ये सिर्फ एक और सरकारी पॉलिसी नहीं थी, नहीं, ये एक पूरा लीगल फ्रेमवर्क था, एक ब्लूप्रिंट, जिसका मकसद था पूरे देश में एनर्जी के इस्तेमाल को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाना। मतलब एकदम आसान भाषा में समझें तो इस कानून का मिशन बिल्कुल साफ था, एक ऐसा सिस्टम खड़ा करना जो इंडिया की पूरी इकोनॉमी में हर लेवल पर एनर्जी बचाने को बढ़ावा दे। इस कानून की सबसे खास बात पता है क्या थी? इसका दायरा, ये बहुत बड़ा था। इसने सिर्फ पॉलिसी ही नहीं बनाई, बल्कि हमारे घरों के अप्लायंसेस के लिए स्टैंडर्ड सेट किए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को नियमों के दायरे में लाया और साथ ही आम लोगों में जागरूकता फैलाने पर भी पूरा जोर दिया। कहते हैं ना, कानून बनाना एक बात है और उसे लागू करना दूसरी। और यहीं पर एंट्री होती है इस एक्ट की सबसे अहम एजेंसी की। ये है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, यानी बीईई। आप इसे इस पूरे एक्ट का इंजन रूम समझ सकते हैं। सारी प्लानिंग को जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी इसी की है। अब बीईई का रोल बड़ा दिलचस्प है। इसके दो चेहरे हैं, समझिए। एक तरफ तो ये एक सख्त रेगुलेटर है जो नियम बनाता है, स्टैंडर्ड सेट करता है, और दूसरी तरफ ये एक प्रमोटर भी है जिसका काम है देश में एनर्जी बचाने के कल्चर को बढ़ावा देना, मतलब नियम भी और जागरूकता भी। तो सवाल ये है कि बीईई अपना ये मिशन पूरा कैसे करता है। चलिए इसके कुछ सबसे दमदार टूल्स यानी इसके प्रोग्राम्स पर एक नज़र डालते हैं। इसका जवाब हम सब ने अपनी डेली लाइफ में देखा है, खासतौर पर जब कोई नया फ्रिज, एसी या टीवी लेने जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इन्हीं एनर्जी लेवल्स की। ये बीईई के स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग प्रोग्राम का चेहरा है, जिसे 2006 में लॉन्च किया गया था। और इसका मकसद एकदम सीधा साधा था, कस्टमर्स को सही जानकारी देना, ताकि जब वो कुछ खरीदें तो उन्हें पता हो कि कौन सा प्रोडक्ट कितनी बिजली खाएगा और कितनी बचाएगा। अब यहाँ एक मज़ेदार बात है, ये लेबल भी दो तरह के होते हैं। एक होता है एंडोर्समेंट लेबल, जो बस एक स्टैंप की तरह है कि हाँ, ये प्रोडक्ट एनर्जी बचाता है। लेकिन जो हम ज़्यादातर देखते हैं वो है कंपैरेटिव लेबल, यानी स्टार रेटिंग वाला। ये हमें बताता है कि एक प्रोडक्ट दूसरे के मुकाबले कितना ज़्यादा एफिशिएंट है। सीधा सा हिसाब है, जितने ज़्यादा स्टार उतनी ज़्यादा बिजली की बचत। ठीक है, तो अप्लायंसेस की बात हो गई। अब ज़रा एक स्टेप ऊपर चलते हैं और बात करते हैं पूरी की पूरी बिल्डिंग्स की। इसके लिए है ईसीबीसी, यानी एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड। ये कोड ये पक्का करता है कि जो भी नई कमर्शियल बिल्डिंग्स बन रही हैं, उन्हें डिज़ाइन से ही एनर्जी एफिशिएंट बनाया जाए। उनकी दीवारों से लेकर लाइटिंग और एसी सिस्टम तक सब कुछ। और इस कोड की सबसे अच्छी बात क्या है? ये सिर्फ एक बेसिक लेवल सेट करके नहीं रुक जाता, ये बिल्डर्स को और बेहतर करने के लिए एनकरेज करता है। इसके अलग अलग लेवल हैं, जैसे ईसीबीसी प्लस और सुपर ईसीबीसी। ये एक तरह से इंडस्ट्री को नियर जीरो एनर्जी बिल्डिंग्स बनाने की तरफ धकेल रहा है। अप्लायंसेस हो गए, बिल्डिंग्स हो गईं। अब बात करते हैं सबसे बड़े एनर्जी यूजर्स की, यानी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की। इनके लिए एक बहुत ही इनोवेटिव मार्केट बेस्ड सिस्टम है जिसे कहते हैं पीएटी, परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड। अब ये पीएटी स्कीम काम कैसे करती है? बड़ा स्मार्ट तरीका है। सरकार सबसे ज़्यादा एनर्जी खाने वाली इंडस्ट्रीज के लिए टारगेट सेट करती है।
अब जो इंडस्ट्री अपने टारगेट से भी ज़्यादा एनर्जी बचा लेती है, उसे मिलते हैं एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स। और वो इन सर्टिफिकेट्स को उन इंडस्ट्रीज को बेच सकती हैं जो अपने टारगेट पूरा नहीं कर पाई। तो एक तरह से अच्छा काम करने वालों को इनाम मिलता है। और ये टेबल दिखाती है कि पहले 2 साइकिल्स में ये स्कीम कितनी कामयाब रही। तो चलिए अब इन सारे प्रोग्राम्स के ओवरऑल असर को देखते हैं। जरा नंबर्स पर नजर डालते हैं। सिर्फ पैट स्कीम को ही ले लीजिए। इसके पहले साइकिल में ही 8.67 मिलियन टन ऑयल इक्विवेलेंट के बराबर एनर्जी बचाई गई और दूसरे साइकिल में ये आंकड़ा बढ़कर 14.08 मिलियन टन ऑयल इक्विवेलेंट तक पहुंच गया। लेकिन असली कहानी नंबर्स के पीछे है। इस बचत का मतलब था करीब 6.8 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन को रोकना। ये पर्यावरण के लिहाज से एक बहुत बड़ी जीत थी। और देखिए, ये कहानी यहीं रुकी नहीं है। ये एक्ट लगातार इवॉल्व हो रहा है। 2022 में इसमें एक अमेंडमेंट हुआ जिसमें कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग जैसी नई चीजें जोड़ी गईं। क्यों? ताकि भारत अपने नए और ज्यादा बड़े क्लाइमेट गोल्स को हासिल कर सके। तो ये हमें एक अहम सवाल पर लाकर छोड़ता है। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट ने भारत के लिए एक मजबूत बुनियाद तो तैयार कर दी है, लेकिन जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज की चुनौतियां बढ़ रही हैं, इस एक्ट का अगला रूप कैसा होगा? यही सवाल आने वाले वक्त में भारत के ग्रीन ट्रांजिशन की दिशा तय करेगा।